Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M. B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज संडे का दिन है। तो संडे को हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर अपना केस प्रेजेंट करते हैं और उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। जी सर। थैंक यू प्रवीण। जी सर, आज मदर्स डे भी है, तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारी सभी रिस्पेक्टेड मदर्स को, हमारी फीमेल मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू। तो आज हम लोग एक छोटा सा केस शुरू करेंगे और यह केस जो है कई लोग बहुत क्लोज भी हैं मेडिसिन के, बहुत पास पास पहुंचे हैं, अच्छी पार्टिसिपेशन भी हुई है। थोड़ा सा इस केस को हम लोग मैंने दसो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ठीक है जी। जी जी सर, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी जी 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 सॉरी, कंटिन्यू कीजिए। रिकॉर्डिंग फिर से लगा दो, काट छाट करना पड़ेगा फिर। जी कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। सभी ने केस पढ़ा? तो यह केस जो है बहुत पुराना केस है, 2017 का केस है। मार्च महीने में आया था मेरे पास। तो ये जो पेशेंट है इसकी उम्र 32 इयर्स है और ये बहुत इंटीरियर प्लेस से आया है, काफी दूर से आया हुआ है ये मेरे पास। तो इसको उसके एक रिलेटिव ने रेफर किया है जो वहां रहता है। तो जब ये आया तो इसका बहुत ज्यादा वजन, बहुत ज्यादा था, ओवरवेट था, अबाउट 94 केजी वजन था उसका और हेयर कर्ली थे, चौकोर सा बड़ा सा मुख था। तो ये अंदर आकर कुर्सी पर जब बैठा ना तो कुछ यूं बैठा। आपका उसका बैठने का तरीका जो था बड़ा पिचुलियर था। यहाँ से दिखेगा कि नहीं, चलो ये करके ना ऐसे करके यहाँ पर पीछे जो ये था ऐसे करके ठास में कर गया इंग्लिश में। तो मैंने पूछा, बोलिए क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कि मेरे पूरे पेट में दाने, सॉरी मेरे पूरे पीठ में, नॉट पेट नहीं होगा, वो गलत हो गया है, मेरे पूरे पीठ में दाने से हो गए हैं। उसके पूरे जो है ना ये दाने कंधे पर, ये सब कोहनी पर छोटे दाने 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 हो रखे थे। सीबोरिक डर्माटाइटिस जो एक्ने की तरह या पिंपल्स की तरह जो होते हैं, कुछ उस तरह के ग्रेन्युलर इरप्शंस हो रखे थे जो हार्ड थे। तो इसने बताया कि चेहरे पर भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन अलग
एलोपैथिक ट्रीटमेंट से थोड़ा सा बेटर है, तो उसने इसके लिए एलोपैथिक दवाइयां किया था की थी, बेहतर है पर अभी भी होता रहता है। तो मैंने पूछा कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है क्या, तो उसने बोला कि हाँ डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और बहुत खुजली आती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो और क्या तकलीफ है, तो उसने बोला कि चेस्ट में और बैक में किलॉइड हो रखा है, और मेरे पिताजी को भी ऐसा ही था। तो ऐसे इसमें कभी कोई तकलीफ नहीं होती, बस कभी कभार खुजली आ जाती है। तो मैंने पूछा कोई टेंशन है लाइफ में, तो उसने बताया कि एक टेंशन तो क्या है, बस एक बच्चा हुआ है, पहला बच्चा है पर थोड़ा एबनॉर्मल हो गया है, और उसका भी मुझे ही संभालना पड़ता है क्योंकि बीबी बेड पर ही है। सीजर से बच्चा हुआ है, उसके कारण बच्चे को संभाल नहीं पाते, दिक्कत होती है, तो मुझे दोनों संभालना पड़ता है। तो हुआ क्या है कि इसको जस्ट नया बेबी हुआ है, 1 डेढ़ महीना हुआ उसको, और बेबी को कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई थी। तो उसके कारण से क्या हुआ है ना कि थोड़ा साइकोलॉजिकल अपसेट भी है, क्योंकि पहला पहला बच्चा, और वो भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल, वो ठीक होगा भी कि नहीं ये भी एक डाउट है। तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, ये सब बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो अब ये क्या है कि इसको, चूंकि उसकी वाइफ जो है उसको सीजर हुआ है तो ज्यादा चल फिर नहीं पाते, उसको भी पेट में दर्द वगैरह रहता है। तो ये इसका सारा देखभाल, उसकी बीबी का सारा देखभाल भी इसको करना पड़ता है, बच्चे को भी इसी को संभालना पड़ता है। वो माँ केवल किसी तरह से दूध पिलाती है, बाकी सब उसका सारा कुछ वही करना पड़ा। हालांकि दाई वाई भी है, लेकिन छोटा बच्चा है तो ये लोग क्या करते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा हाथ नहीं लगाने देते, बस एक दाई है वो थोड़ा बहुत देखती है। तो ये एक लाइफ सिचुएशन में एक अभी गड़बड़ ये चल रही है। तो मैंने यूं ही थोड़ी सी उसके साथ सहानुभूति दिखाई, थोड़ी सी, कि उसके मन की बात थोड़ी सी बाहर निकले, क्या वो चाहता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तो आपको बहुत तकलीफ होती होगी, भगवान ने पहला बच्चा ऐसा दे दिया। हाँ, क्या भगवान भी कैसे कैसे क्या करता है। तो मैंने एक स्टिमुलेशन दिया उसको, थोड़ा सा स्टिमुलेट करने की कोशिश की कि देखने का क्या रिएक्शन आता है। तो पेशेंट ने बहुत सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी जो रिप्लाई दी कि अब भगवान ने जो दिया है उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, टूटने से तो नहीं चलेगा। तो जब इसने ये बोला ना टूटने से नहीं चलेगा, उस समय इसकी आवाज थोड़ी सी भर्रा गई, लेकिन कंट्रोल कर लिया उसने, आंसू वगैरह आने, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि टूट गया हो। तो टूटने से तो नहीं चलेगा, लेकिन भगवान ने जो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी समय मैंने उसके देखा कि उसके जो नाखून में विटलो हो रखे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कैसे क्या हो गया, तो उसने बताया कि वो नाखून जो है ना कुचरने की आदत है, ऐसे करके कुचरता रहता है, तो मेरी ही गलती से हो गया है। और तो फिर बोले, मैंने पूछा कि मिजाज कैसा है, तो बोला कि मिजाज तो मेरा बहुत शांत रहता है, मेरी कूल माइंडेड है, पर मेरी बीबी बहुत गुस्से वाली है और भयंकर गुस्सा है उसका। तो उसकी वाइफ जो है ना वो एकदम चिल्लाना हाइपर हो जाती थी बहुत, उसके हिसाब से काम ना हो। तो और सुंदर भी बहुत थी, तो चलती थी, और ये देखने में एकदम, आप समझ ही सकते हो 94 का है, तो कहीं ना कहीं दबते भी थे कुछ, उसका उसका ये भी था। तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आता था। तो ये क्या करता था, जब कुछ ज्यादा हो जाता था ना, तब ये फिर ये भी अग्रेसिव हो जाता था, ताकि उसके गुस्से को शांत किया जा सके। यानी वो भी होना पड़ता है, होता नहीं है, अदरवाइज मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है। तो यह केस था, इसको मैंने 6 पोटेंसी में दवा दी। तो 15/5/17 को मेरे पास जो रिपोर्ट आई कि काफी आराम है रैसेस में, तो उसने कुछ और प्रॉब्लम्स बताई इसके बाद, आने के बाद, कि मुझे 2-3 साल से थाई में और ब्रोइन में, तो ब्रोइन के बीच में जो स्किन बने वो कांच लग जाता है बोलते हैं हम लोग, और प्रचलित भाषा में एक्सकोरिएशन जैसा हो जाता है, और बहुत ज्यादा खुजली आती है, कई बार पानी पानी जैसा निकलता है।
तो उसने दिखाया कि दोनों घुटने और नी में भी जो है ना बहुत सारी खुजलियां हो रखी हैं, स्पेशली सिन बोन पर बहुत ज्यादा खुजली आ रही है। तो ये दो प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा है। और दिन के समय तो बहुत रेयर होता है, दिन में खुजली उजली नहीं आती बहुत ज्यादा, लेकिन रात के समय बहुत ज्यादा खा जाती है, एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और डैंड्रफ जो है पहले से ठीक हुआ है, और पेट भी बिल्कुल साफ रहता है। तो एक्चुअली इसमें और एक बात थी कि इसकी इचिंग में भी थोड़ा सा ना पहले से थोड़ा सा आराम था, हालांकि उसने बताया नहीं था पहली बार। तो उसके बाद मेरे पास वो दवाई ले गया मैंने, एक 1.5 महीने की या 2 महीने की दवाई दी होगी मोस्ट प्रोबेबली, बाहर का रहता तो लंबी दवाई दे देते हैं। तो उसके बाद एकदम 2022 में आया, जब उसको फिर से थोड़ी थोड़ी खुजली शुरू हुई, तो वो बोला कि इतना दिन बिल्कुल ठीक हो गया था, अभी थोड़ा सा फिर से हो गया, तो मैं आपके पास। तो ज्यादा देर नहीं किया कि फिर देर करेंगे फिर बढ़ेगा फिर तकलीफ होगी। सो केम टू मी वेरी फास्ट, कह सकते हैं। तो यह केस था, बहुत ही छोटा सा केस है, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। तो अब आप लोग बताइए क्या हो सकता है एनालिसिस। केस समझ में आ गया ना सबको? जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जी, ये सर बंदा जैसे केयर वाला ही लग रहा है, उसको फैमिली की मतलब वाइफ की, बच्चे अपने बच्चे की वो चिंता भी है। तो ये एक तो केयरफुल ऑफ है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, वाइफ अबाउट, तो फैमिली अबाउट भी ले सकते हैं इसका। और जब आपने उसको प्रूव किया कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ कि पहला ही बच्चा है और वो भी एबनॉर्मल हुआ, पर उसका जो जवाब था मतलब वो इमोशनली थोड़ा उसको फील तो हुआ, जैसे आपने बोला कि उसकी आवाज थोड़ी भर आ गई है, पर ये जैसे हाँ, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट वाला बंदा है कि जो भगवान ने दिया है वो सिचुएशन यस, को वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी कर दिया रहा है, चाहे उस वो थोड़ा इमोशनली तो वीक पड़ गया था जैसे उसकी आवाज है। और एक इस मतलब ये कॉकुलस की फील आ रही है मेरे को, ऑल ओवर कॉकुलस इंडिकस की। एक है। आपने बोला जब इसकी मिसेस बहुत गुस्से वाली है तो उसको गुस्सा उस्सा बहुत तेज आता है, तो जब वो मतलब नहीं उसकी बात सुनती तो एक नॉइस इंक्लिनेशन टू मेक नॉइस, मतलब उसको थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, तभी उसको फिर यस, कंट्रोल कर सकते हो या उसको कुछ समझा सकते हो। पर पूरी फील तो सर कॉकुलस का ही आ रहा है ज्यादा इसमें। बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत बढ़िया आपने। और कोई बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, गुड हेलो। आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। यस। सर मुझे ये बंदा केयरफुल लगा, फैमिली के बारे में बहुत केयरफुल है, और जो भी जिसका बच्चा हुआ है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान ने जो है वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। यस। और बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। खाली बीबी गुस्सा कर दी तो थोड़ा उसको झापने के लिए उसका गुस्सा पड़ जाता है। तो मुझे ओवरऑल एक कॉकुलस इंडिका खिला, कॉकुलस ही बहुत लगता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी कॉकरोच के साथ ही जाएंगे लगता है आज। और बताइए और कुछ।
और कोई बताइए क्या हो सकता है? सभी कॉकलेस के साथ में हैं या कोई कॉकलेस से डिफर भी कर रहे हैं? तो 50 पार्टिसिपेंट से केवल 2 ने बोला है। परसेंटेज देखिए कितना कम है। डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर सुचिता, डॉक्टर नीलू। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल। सर, क्या इस बात की कोई अहमियत है कि जब उसने ये कहा कि अब भगवान की मर्जी है, जैसा भी उसने दिया, और साथ ही उसकी आंखों में नमी भी आ गई, तो क्या इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल, ये इस बहुत हवाले से परेशान है कि उसकी बीवी जो है वो कुछ ज्यादा गुस्से वाली है? इस हालत में चूंकि खवातीन ने ही, लेडीज ने ही, मदर्स ने ही ऐसे बच्चे की केयर करनी होती है, तो वो मतलब एक वरीड दिखाई देता है कि वो यस, भी तामन नहीं कर रही है। इसकी सर कोई अहमियत है कि नहीं है सर? बहुत अहमियत है। उसने जो बोला ना, तो सर सबसे बड़ी बात सर क्या है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बाकी जी, हाँ तो जैसे जी। मजबूरी है उसकी करने की, बाकी जो काम है ना वो मजबूरी है उसकी। क्योंकि अब यदि कोई करने वाला मान लीजिए घर में नहीं है, तो जो हस्बैंड को ही करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। बिल्कुल क्योंकि ठीक बीवी है। करेगी, करना ही पड़ेगा। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसने जो बोला, जब मैंने पिंच जी। किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। और वो जैसे कहते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, कि जो अब उसको मिल गया है तो अब वो तो फिर अब चलाना ही पड़ेगा। एक तो दो बातें उसके जेहन में आ सकती हैं कि यस, जो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ना आंखों काश में के आए, मुझे मतलब कोई आवाज भर आ नॉर्मल। गई आंखों में। जस्ट अ मिनट, आंखों में सर, आंसू नहीं आए, आवाज किसी भर आ गई, थोड़ी सी, जैसे बोले ना, थोड़ा सा आवाज हिली, एंड बाकी वो एकदम नॉर्मल हाँ, रहा। आवाज पर आ गई, ठीक है। तो आंखों में आंसू नहीं इससे आए, आवाज थोड़ी ठीक है। आई, कंट्रोल हो गई। ठीक, इंपॉर्टेंट ठीक है है, आंसू ठीक है। नहीं आए, हाँ जी, ये हाँ जी। बहुत तो इंपॉर्टेंट दो बातें जेहन में सर आ सकती हैं कि उस आवाज बर्राने से कि ये कि काश के मुझे भगवान एक नॉर्मल बच्चा दे देता, और दूसरा ये हम सोच सकते हैं कि काश के जो उसकी बीवी है वो इतनी केयर नहीं कर रही जिसकी करनी चाहिए, गुस्से वाली है, और इस परेशानी के मौके पे जीवन साथी ही ऐसा होता है जो कि बंदे को तसल्ली भी दे, वरना इंसान की मुश्किलात हजार गुना बढ़ जाती हैं। तो इसका रूब्रिक आप थोड़ा सा मैं इसको, कंटेनमेंट। सर एक्चुअली सर वाइफ को सीजर बच्चा हुआ है, तो सीजर से होने के कारण शी वाज ऑन द बेड। क्योंकि जस्ट बच्चा हुआ ही है, तो वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकती है, उसके सिलाई में दर्द वगैरह हो जाता है, तो इस कारण से उसे देखभाल करना पड़ता है। अदरवाइज वाइफ होल्ड, मैंने हाउस होल्ड की देखभाल करती है, लेकिन कर नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ सीजर। ये चक्कर है, इसलिए इसको दोनों को देखभाल करना पड़ रहा है। बाकी मिजाज इसका माइल्ड है, लेकिन गुस्सा कभी कभी दिखाना पड़ता है। जब उसकी वाइफ हाइपर हो जाती है, तो उसको चुप कराने के लिए उसे गुस्सा दिखाना पड़ता है। दिस इज द और बेसिक। सर उसकी वाइफ इसके लिए गुस्सा, कोई रूब्रिक, हाँ इसके लिए कोई रूब्रिक तो होना चाहिए ना कि बिल्कुल। ही हैज टू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी टू क्वाइटन हिज वाइफ। इसके लिए कोई रूब्रिक हो सकता है? हो सकता है, नहीं इनोवेटिव, भी हो सकता है। इनोवेटिव टाइप कोई सर? क्या हो सकता है बताइए आप, थोड़ा सा आपको क्या लगता है?
क्योंकि मुझे यही लगता है कि इससे समझ में पहले आता के आपको। बात जी जी मुझे इनोवेटिव लग रहा है। इनोवेटिव के उसको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि ना चाहते हुए अगेंस्ट हिज विल he knows that his wife is of such a temperament and until and unless he also behaves in the way she is behaving she will not be pacified, she will not become silent, so he also yells at her or talks in anger unwillingly. यस, एक्चुअली इनोवेटिव में क्या होता है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग अलग तरह से सोचते हैं। बहुत अच्छा सोचा सर आपने, सर सबसे बड़ा कि आपने सोचने की ये जो ये की बहुत अच्छा है, इससे हम लोग सीखते भी हैं। तो इनोवेटिव में क्या थैंक यू होता है ना कि जैसे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, तो इनोवेटिव सर। आइडियाज में क्या है कि जैसे हम कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं जो जल्दी से किसी के दिमाग में ना आए, पहली बार बना है। तो जैसे अभी हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया पर देखते भी है ना, किसी ने ऐसी साइकिल बनाई, किसी ने वॉशिंग मशीन बनाई, जो साधारण चीजों से मिला के अच्छी चीज बना दी, जो नॉर्मली आपको नहीं बना सकते। गांव वगैरह में तो सबसे ज्यादा हमारे देखे जाए तो हमारे देश में गांव के जो बच्चे होते हैं पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज देते हैं कि मत पूछिए। अभी एक गांव की साधारण सी महिला, उसने वॉशिंग मशीन को बनाने का तरीका कैसे निकाला, तो साइकिल के पैडल में कुछ लगा दिया और उसको घुमा रही है और वॉश हो रहा है। तो ये सब इनोवेटिव आइडियाज हैं जिसमें आप दिमाग लगा के कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जनरली किसी के दिमाग में नहीं आता है। तो ये क्या है कि किसी ने पहले देखा नहीं है, किसी ने कभी किया नहीं है, ये उसकी अपनी जो है स्किल है, उसकी अपनी आइडियाज है जो काफी अच्छी होती है। सो दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव। ठीक है, तो साधारण सी कभी कभी हम लोग बच्चे जब ज्यादा चिल्लाते हैं तो जोर से डांट देते हैं, तो यहाँ इनोवेटिव नहीं है, वो एक तरीका है उसको चुप कराने का। तो इसके लिए फिर कोई रूब्रिक आप फरमाएं कि कैन वी थिंक ऑफ एनी रूब्रिक हमें सबसे या पहले नहीं? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम केस लेते हैं ना, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सर सिंपल सिंपल, जैसे अब एक बार सोचे, सिंपली सोचिए, उसको गुस्सा नहीं आता है, कब आता है? जब बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तब आता है, अदरवाइज इज वेरी माइल्ड। सिंपल सी हमारे पास एक रूब्रिक आ जाती है, माइल्डनेस। पार्डन प्लीज सर। हाँ बोलिए। सर माइल्डनेस है इस बंदे के अंदर में, सिचुएशन को देख के वो एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके बाद में बहुत केयरफुल है, मतलब कि और अपनी इस प्रॉब्लम के लिए भी वो अपने को ही रिप्रोच कर रहा है कि मेरी ही गलती की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे को आई है। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं बोला उसने। वो जो नाखून में विटलो हुआ है ना, उसके जब मैंने देखा, उसने बोला भी नहीं। वो मैंने ऑब्जर्व किया था, पूछा ये कैसे क्या हो गया, तो बोला वो नाखून कुतरने की आदत है, मेरी ही गलती के कारण से हुआ है। देन ही सेड। ओके, तो सर इसके मतलब कि मेन प्रॉब्लम्स अराइज हुई है ना कि एक तो बीवी भी मतलब कि बेड पे है, दूसरा बच्चा एबनॉर्मल हो गया, उसका लुक आफ्टर करना पड़ता है, उतनी मैं दोनों तरफ को संभालना इनके लिए मतलब मुश्किल हो रहा है, और ये अंदर ही अंदर मतलब कि उससे जूझ रहे हैं ये प्रॉब्लम से। तो यही उसके मतलब कि स्किन पे आ गया है। अच्छा, साइकोडायनामिक हिसाब से बोल सकते हैं, बट बहुत जरूरी नहीं होता। कई बार मैं साइकोडायनामिक को देखता हूँ और नॉर्मली मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमेशा ये मैच नहीं करता है। ओके सर। बहुत सारे और केसेस वैसे मैंने सर ये बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला है, लेकिन मतलब कि कोरिलेट होता भी है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला। हाँ निभाने वाला है, मतलब कि उससे भागता नहीं है, मतलब कि जैसे भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर रहा है। यस। और कभी कभी उससे गुस्सा मतलब कि माइल्डनेस है, गुस्सा आता है तब अपनी वाइफ को, मतलब कि कितनी बार होता है ना कि कोई बंदा अगर नहीं प्यार से समझता है तो उसको थोड़ा सा उसके ऊपर हावी होना पड़ता है ताकि वो मतलब कि थोड़ा सा चुप हो जाए, है ना, शांत हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा ये एंग्री उसको मतलब कि एक्सप्रेशन देता है, अदरवाइज ही इज वेरी माइल्ड इन नेचर। यस, अदरवाइज इज वेरी माइल्ड इन नेचर।
he थोड़ा has बहुत ऐसा तो accepted all the situation, he has accepted. यस, मतलब उसको जानता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो सब उसको एक्सेप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं है, करना ही है ना, भगवान ने ऐसा बचा दिया तो कोई बात नहीं है, फिर इसको तो संभालना ही पड़ेगा हमें। और कोई बताएंगे? सर उसने एक शब्द, एक सेंटेंस और भी बोला था कि टूटने से तो नहीं चलेगा ना। हाँ, टूटने से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब कि अगर मैं टूट जाऊंगा, मतलब कि मैं मतलब हार्टेंड हो जाऊंगा या डिस्करेज्ड हो जाऊंगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी ना फिर वो निभा पाएगा, तो मेरे को तो ये एक्सेप्ट करके इसको संभालना ही पड़ेगा। यस, तो इसको सर हाई स्पिरिटेड बोल सकते हैं क्या? हाँ, या वही हाई है, स्पिरिट भी बहुत करीब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग सारी तो कर चीजें रहे हैं ना वो। बहुत फाइन डिफरेंस है। हाई स्पिरिटेड भी कह सकते हैं इसको कि अपने स्पिरिट को अभी भी हाई रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन हाई स्पिरिट वाली थोड़ी सी अलग होती है, बहुत फाइन डिफरेंस है। लेकिन अब एक सोचो ना कि एक बच्चा होता है, तो नॉर्मली मैंने एक्सपेक्ट किया वो कम से कम भगवान को गाली वाली तो देगा, या बोला कि हाँ भगवान भी क्या करता है, ये करता है, उसने कोई भी कुछ भी नहीं बोला, कोई स्लैंडरिंग ब्लास्फेमी कुछ नहीं थी। जी सर। तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है। और डॉक्टर नीलू सिंह है क्या यहाँ पर अभी? सर हाई स्पिरिटेड बंदे तो जोवियल भी बहुत होते हैं ना, मतलब कि एक उनमें होता है ना, मतलब हर तरफ से वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो होते हैं। यस, यस, जो बिल्कुल किसी भी आदमी को एकदम दबा के खत्म कर देने वाली स्थिति में भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। हाँ, और ये ऐसी ना कि आजकल बहुतों के साथ में होता है, काफी बच्चे होते हैं ऐसे, और नॉर्मली सभी इसको किसी ना किसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा देर से सही, थोड़ा गा के कैसे ना कैसे अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन यह बंदा एकदम जस्ट 1-1.5 महीना हुआ है, तो इस समय यूजुअली सभी टूटे हुए रहते हैं, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ज्यादा एजिटेशन उसके चेहरे पे नहीं दिखाई पड़ा, थोड़ी सी आवाज भर आई और फिर कंट्रोल हो गया। सर विल स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं इनकी, नहीं इस तरह से नहीं ले सकते ना। yes, बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग विल तो है, बिल्कुल है। स्ट्रॉन्ग विल हो सकता है, देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा सोचा आपने, विल स्ट्रॉन्ग इस केस में आ सकता है, और रेमेडी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आ सकता है। ओके सर, रेमेडी है क्या प्लेटफॉर्म पे? डॉक्टर नीलू की जो है ना एनालिसिस बहुत अच्छी थी, वो है क्या अभी? सर दिखा तो रहे, लिसनिंग में आ तो रहे डॉक्टर नीलू सिंह। डॉक्टर देवाशीष, ठीक है, तो मैं अभी डिस्क्लोज करता हूं। और किसी को बोलना है? 5 मिनट वेट करते हैं, अभी तक रेमेडी फ्लोर पे नहीं आई है। नॉट पॉपुलर। अच्छा, कंटेंटेड आएगा सर, कंटेंटेड नहीं कंटेंट तो नहीं होगा ना सर यहाँ पे। कंटेंट नहीं है, लेकिन एजिटेशन भी नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। इज नॉट इन कंटेंट पोजीशन, लेकिन एजिटेशन भी नहीं है। हाँ, आप कंटेंट बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट की एक फील तो ही है कि ठीक है, जो है उससे बहुत ज्यादा उसका एजिटेशन नहीं हो रही है। थोड़ा कंटेंट का सेट जरूर है, इसमें आ सकता है कंटेंट भी, कंटेंट में वो रेमेडी है। सर ये माइल्ड है लेकिन कावर्डाइज नहीं है सर। माइल्डनेस है लेकिन कावर्डाइज नहीं है, वो मतलब कि वो जरूरत पड़े तो वो बोल सकता है बंदा का, मतलब कावर्डाइज नहीं है। यस, बोलता नहीं है, ये अलग बात है। हाँ, लेकिन बोल सकता है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझो यारो, ठीक, वही इसकी फील है कि मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ।
और सबसे बड़ी बात है, कावाडाइस में वो रेमेडी नहीं है। दिस रेमेडी इज नॉट एट ऑल कावाडाइस। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली रेमेडी है जिसमें माइल्डनेस भी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि नहीं पता नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं था। ओके सर, केयरफुल आप खिला सकते हैं। ये केयर कर रहा है क्योंकि इसको करना ही है। हाँ, यहाँ यदि नहीं केयर करता तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। आप ये सोचो ना, ये बहुत जनरल, जैसे किसी के भी, हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, जितने भी लोग, सबके साथ यदि ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो आप क्या करोगे? करने की कोशिश तो करोगे ही, इधर प्रैक्टिस भी करनी है, घर को भी देखना है, करना ही पड़ेगा। वो तो सर भाग्य को कोसना शुरू कर देगा ना कि मेरे साथ क्या हो गया। हाँ, लेकिन ये भाग्य को नहीं कोस रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मुझे बहुत पिक्यूलियर लगा कि बंदा बिल्कुल नहीं कोस रहा है, उसको तो होना चाहिए था ना नॉर्मल, यार क्या कर दिया भगवान ने, लेकिन नहीं। हमें अपनी जिंदगी जैसी मिली है उसको तो जीना ही पड़ेगा। ये उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है आराम से, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी क्या बोलते हैं, ग्रीफ के, बिना किसी रिग्रेट के, कंप्लेंट के। हाँ, बिना किसी कंप्लेन के। भगवान से कोई कंप्लेन नहीं कर रहा कि यार भगवान तूने भी क्या किया, पहला बच्चा ऐसा दे दिया। नहीं, कुछ नहीं। सर फेरल ग्रुप है क्या? नहीं, ना कंटेंट, उन्होंने बोला कंटेंट में रेमेडी है। अच्छा सर, एक गुजारिश करूं सर? हाँ हाँ, बोलिए ना सर वो हमें एक केसेस से तो आप बताएंगे ही, लेकिन आपसे गुजारिश है, रादर आई इम्प्लोर यू, कि आप हमें कुछ ऐसी बुक्स को लिटरेचर बता दें जहां से आप खुद भी पढ़ पढ़ के सटल डिफरेंसेस को, हेयर लाइन डिफरेंसेस को समझ के यहाँ पे पहुंचे ना सर, तो हमें फिर डेली उसको पढ़ के तो ज्यादा अच्छा चलता जाएगा। फिर आप भी खुश होंगे कि मेरे स्टूडेंट्स अच्छा जवाब दे रहे हैं। आप पर्सनली मेरे से बात कर लीजिएगा इसके लिए, हम लोग बात करेंगे इसको, यहाँ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सर मैं सर लाहौर पाकिस्तान से हूँ, तो मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि मैं जल्दी से आपका नंबर लिख लूँ, जल्दी, बड़ी जल्दी से। अच्छा, मैं केस डालूंगा, उसमें नंबर रहेगा। कहाँ पे सर रहेगा? हाँ, वो अच्छा जी, दे दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आपको अभी मैसेज हेलो कर देता हूँ। हाँ, हेलो मनोज सर, हाँ, इसका जो बैठने का स्टाइल था कि पूरी कुर्सी पे आके फिर दोनों हाथ पीछे फैला दिए, तो थोड़ा डिक्टेटोरियलशिप जैसा भी थोड़ा फील लगता है। और इतनी कम उम्र में इतना 90 to 94 वेट है, तो फिर ये फूडी भी हो सकता है पेशेंट, ये इस लाइन में अगर सोचे तो क्या लग रही है फिर ऐसे में क्या आएगा? सर जो हाथ फैला के बैठता है वो तो मतलब कि उसका वो मतलब चाहता है कि मेरा इतना स्पेस होना चाहिए मेरे पास, तो वो तो मतलब कि सर प्लैटिना ये सब ये जो ग्रुप पढ़ते हैं ना उसमें ये आ जाता है मोस्टली, जो इतना हाथ फैला के बैठता है। अच्छा, एक बार बताइए, कौन फैलाता है? ऐसे कौन से एनिमल है जो, हाँ, ये एनिमल रेमेडी है। चलिए और एक क्लू देता हूँ मैं। अच्छा सर, ये एनिमल रेमेडी है। ओके। यस, और फैलाना उसका काम है। इसको सिम्टम के तौर पर नहीं लेना है। सर एनिमल रेमेडी और इतनी माइल्ड है। यस, क्योंकि इस रेमेडी को माइल्ड बनाया जाता है। ओके, माइल्ड बनाया जाता है। अब जैसे कॉकुलस का जो आपने ये ले रहा है ना, एक्सेप्ट द रियलिटी, हाँ जी। ठीक इसी के आसपास एक दूसरा रूप दिखा है।
आप वो सोचिए, आपकी रेमेडी आ जाएगी। ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। यस, ये फेट है ना, जब भगवान ने दे दिया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फेट, मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे दे दिया, तो जो मुझे किस्मत में मिला है उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज रियलिटी नहीं है, ये फेट है, हमारी किस्मत में है। यस, दिस इज फैल्कन। और फैल्कन पंख उड़ाने क्या है ना, फैलाते हैं ना, सर वैसे पंख फैलाइए। फैलाती, सर हाथ जो फैलाता तो पंख फैलाने के बराबर नहीं ले सकते हैं इसको? हाँ, अब हर केस में यदि ये साबित हो जाए कि नहीं ये हमेशा काम करता है तो ले सकते हैं। ये मैंने एक्सीडेंटली आपको बोला तो मैं बोला कि ऐसे, लेकिन हर केस में ऐसा होता है कि नहीं। यदि फैल्कन के कई केसेस में मिलते हैं या बर्ड रेमेडी के कई केसेस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे दिमाग में एक सोच आई है, ये हम लोग बाकी बाद में देखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ हैं, जितने लोग भी मौजूद हैं, वो कभी भी बर्ड रेमेडी में यदि इस तरह के जो जेस्चर्स हैं इसको मार्क करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो मैच करता है अबाउट 60% 70% मैच करता है, देन इट विल बी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। जैसे पल्सिटेला का ये दिस इज इंपॉर्टेंट है, नोडिंग पल्सिटेला का इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने वेरीफाई किया है, बहुत काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार फेलियर्स भी हुए हैं। हाँ, लेकिन हाँ 50% 60% में यदि मैच करता है तो हमारे लिए वो एक सिम्टम्स के रूप में आ सकता है। ठीक है सर प्लीज माइल्डनेस क्यों बनाया गया इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्चुअली ये फैल्कन जो बनता है ना, वो पिंजरे में कैद किए हुए बर्ड से बनाया जाता है ना, तो उसको उसकी ग्रोथ को, उसकी उड़ान को रोक दिया जाता है, डोमिनेट किया जाता है ना उसको, तो इसलिए वो हाँ धीरे धीरे अपना उड़ान ही भूल जाती है। तो इसलिए मैंने उसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं, और अदरवाइज ये बहुत अफेक्शनेट रेमेडी है। लेकिन गुस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है, गुस्सा इसको आता है, लेकिन फिर तुरंत शांत भी हो जाता है। बहुत ज्यादा देर इसका गुस्सा चलता नहीं है, या फिर करीब कई बार इसका गुस्सा दबा रहता है, निकलता नहीं है, बाहर से शांत है, भीतर में ज्वालामुखी भी है, ऐसा भी एक रहता है। ये डिटैच भी हो जाता है गुस्से में। चलिए इस केस को पहले समझते हैं, क्योंकि मुझे अभी दूसरे ग्रुप में भी करना है, 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो मैंने सबसे पहला जो रूब्रिक मैंने लिया था वो है माइल्डनेस। ठीक है, कि ये मुझे लगा कि ये बंदा मैंने कभी कभारी गुस्सा करता है, तो माइल्डनेस एक कंफर्म मुझे लग रही थी। और दूसरी जो रूब्रिक मैंने ली थी वो है ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। ये दोनों रूब्रिक मुझे बहुत कंफर्म लगे थे। यहाँ पर फैल्को, पल्सिटेला, स्टेनम, पोडोफाइलम, और काफी लोगों ने पोडोफाइलम बताया है, काफी लोगों ने बताया है, और पोडो बहुत नजदीक जाता है, लेकिन पोडो का थोड़ा सा स्टेट अलग होता है। तो इसमें तीसरी जो बात मुझे लगी जो उसने बताया कि ये ऑक्यूपेशन है मेल, है ना, इसको जब वो काम में बिजी रहता है, दिन के समय क्या है काम में बिजी रहता है ना, तो उस समय उसको तकलीफ नहीं रहती, लेकिन जब रात में फ्री होता है तब उसे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। बेसिकली ये जब काम में बिजी रहता है तो इसको तकलीफ महसूस होती है। तीसरी जो रूब्रिक थी ऑक्यूपेशन है मेल, और एक जो रूब्रिक थी बाइटिंग नेल्स। यदि हम ऑक्यूपेशन एमएल और बाइटिंग नेल्स भी साथ में लेते हैं तो हमारे पास 2 रेमेडी बच जाती है। वहां स्टेनम और पोडोफाइलम दोनों अलग हो गए। पोडोफाइलम भी कंटेंट में है, कंटेंट अभी डॉक्टर बताया था, डॉक्टर परवेज क्या नाम है सर, मोहम्मद तारिक जुबैर सर, तारिक हाँ, जुबैर, तारिक जुबैर, तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया। ये कंटेंट भी है, कंटेंट मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन बोल सकते हैं थोड़ा सा कंटेंट है, बहुत ज्यादा एजिटेशन नहीं है इसके दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट हो गया। थोड़ी सी तकलीफ तो सबको होती है, कोई भी गड़बड़ होगा, देखिए बिना तकलीफ तो सबको मन में तो तकलीफ रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिलीरियम कंडीशन में चले जाना या फिर एकदम इंसान कंडीशन में चले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कंटेंट एंड क्वाइट वाली रेमेडी है। कंटेंट चलो हो गया किस्मत में, और फेट को एक्सेप्ट करने वाली रेमेडी है कि मेरे किस्मत में पिंजड़े में कैद होके रहना लिखा है, तो एक्सेप्ट कर लो।
तो ठीक वैसे ही कंडीशन में अब मुझे यदि ऐसे ही भगवान ने दिया है तो इसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, टूटने से नहीं चलेगा। ये इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो उसके बाद जो रूब्रिक लिया था मैंने, विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके ठीक है सर, बाइटिंग नेल यहाँ पे जो लिया है, हाँ, बाइटिंग नेल्स, वो नाखून हाँ जी, चबाने की आदत है ना, वो डायरेक्ट हो गया। ओके कि ओके नहीं भी ओके। मिलता तो भी अलग बात थी, ये तो मिल गया तो ऑब्जेक्टिव वो हो गया ना सर, ऑब्जेक्टिव सिम्टम हो गया ना। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हो गया। वो मैंने ठीक पूछा, है उसमें बता सकता था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में ज्यादा आता है कि कई बार पेशेंट इसे बीमारी समझते नहीं तो बताते भी नहीं है, दिस इज जस्ट हैबिट, वो ऐसा ही समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये करेजियस बहुत है, कावर्डाइज में नहीं है। तो ये अभी डिस्कशन में, इस डिस्कशन का ये फायदा होता है, जब डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जैसे डॉक्टर अभी तारिक जुबैर ने एक कंटेंट बताया, माँ ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, और इन्होंने बताया कि ये कावर्डाइज नहीं है, अभी आप लोग डिस्कशन में बताया। तो इसमें ये करेजियस वाली, वास्तव में करेजियस वाली रेमेडी है। तो मैंने देखा कि देखिए कावर्डाइज में ये रेमेडी पड़ी है कि नहीं। एंड बहुत ही पिक्यूलरली फैल्कॉन पी कावर्डाइज रूब्रिक में नहीं है। ठीक है, इसीलिए बर्ड होने के बाद भी इसमें एनिमल वाली बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है। एनिमल रेमेडी है लेकिन एनिमल में बर्ड रेमेडी है। तो इसको मैंने फिर फैल्कॉन दिया था। फैल्कॉन देने के बाद इसके कुछ दिनों के बहुत, शायद इसमें मैंने केस में नहीं लिखा है, मैंने बताया तो था, हाँ अभी बताया था कि फैल्कॉन देने के बाद इसको जो है काफी आराम मिला। और इसके बाद इसके इचिंग जो होती थी ग्रोइन में और थाई के बीच में, प्लस और जगह भी था, उसके बारे में उसने सेकंड विजिट में बताया मेरे को कि मुझे ये भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें भी आराम मिल गया था उसको, काफी अच्छा था। और उसके बाद जब मैंने मेडिसिन 2 या 3 महीने के सर फैल्कॉन कितने में दिया था? हेलो सर वॉइस नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा सर अभी नजर नहीं आ रहा, वीडियो गड़बड़ हो रही है, आवाज भी नहीं आ रही सर अभी। हेलो, हाँ जी कनेक्शन जी, ब्रेक। अब आ रही है। आपकी सर वीडियो सर ब्लर है, नहीं साफ नहीं नजर आ रहा। चले वीडियो रहने दें सर, अच्छा रहे, बल्कि ये आवाज आ रही है आपकी सर, जारी रखें आप ना। बस ये ज्यादा जरूरी है। वो कुछ कनेक्शन का लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है इसमें अभी किसी को? नमस्ते सर। सर पोटेंसी हाँ, क्या दी थी? 6 दिया था मैंने। पेंसी के बारे में सर आपकी राय, 30 नहीं देनी, 200 या 1M वट आपकी राय सर? देखिए पोटेंसी जो है ना, ये अपना मैटर है। पोटेंसी के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली जिस समय का केस था उस समय मैं 6-3 इसी से शुरू करता था। तो नॉर्मली पोटेंसी ऐसे देते हैं कि जिसकी ससेप्टेबिलिटी हाई है, कि हम लोग सिलेक्शन किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्शन हम माइंड से कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे हनीमैन ने बताया है।
तो वहां जैसे बहुत हाईली ससेप्टेबल है, हाईली इंटेलिजेंट है, जो थोड़े बहुत गाइडलाइन दे रहे हैं हमको उसको फॉलो करके कर सकते हैं। कुछ यदि पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा एडवांस है तो उसमें हम लोग लो पोटेंसी यूज करते हैं। ये सारी बातें हैं। बाकी एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी 200 से ऊपर नहीं गए, और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कभी 10 के नीचे जिन्होंने बात ही नहीं की, एंड बोथ आर सक्सेसफुल। तो मेरे विचार से सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद पोटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है मेडिसिन को सिलेक्ट करना। पोटेंसी बहुत सारे एक्सपीरियंस के ऊपर है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसका एक डेफिनेट गाइडलाइन अभी तक कुछ भी आया नहीं है। जो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं यूजुअली 3-6 या इससे शुरू करते हैं क्रॉनिक केसेस में। बहुत ज्यादा एक्यूट केस हो, यदि फर्टिलिटी अच्छी है तो हाई पावर देते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अभी एंड करते हैं प्रवीण जी। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वीडियो नजर नहीं ना आ रही, तो आपने बड़ी मेहरबानी की कि आपने फरमाया कि मैं फोन नंबर बता दूंगा, तो अगर मैं जल्दी जल्दी लिख लूँ सर। अब मैंने आपसे मैसेज कर दिया, मैंने ऑलरेडी। किसको? मुझे कर दिया सर? हाँ हाँ, आपको देखिए पहुंचा है कि नहीं। जी सर, वाइंड अप करें सर? हाँ, वाइंड अप करते हैं जी। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। वंडरफुल केस सर। फाल्को पे एक ऐसा रेमेडी है जो अभी बिल्कुल भी रेयर नहीं है, बहुत कॉमनली हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में हम यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी फाल्को पे को अपने क्लिनिक में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही प्यारा केस था और बहुत ही ब्यूटीफुली सर आपने फाल्को पे को एक्सप्लेन किया है। हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आपके सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन के लिए। अभी आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू पार्टिसिपेशन। सर। थैंक यू थैंक यू सर। प्रवीण सर। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू।